एक भोला है, एक चरिया है, आदत है वो कहाँ रह गई। ठाकुर कोई गाड़ी वारी थी तो उसके बाद कहा गया भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, कोई ऐसा मामला हुआ तो ये 5 जिम्मेदार हैं, इनको हटा दें। फिर ये डर है कि फिर 22 अगस्त ना हो। आपने जिक्र किया तो एक शख्स था अली रजा आब्दी महाजर, एक हकीकत है, आमिर लाकर वो नाराज़गी है कुछ मामला। इसी तरह तिगड़म करके 4 सीटें बचा ली। हम एक हक परस्त मूवमेंट बनाते हैं। मेयर की परफॉर्मेंस है, कोई मेयर से ना हिसाब ले रहा है ना पूछ रहा है कि 20 मेरे पास तुम हो। एनटीवी पर मैं हूं अताउर रहमान खान। बातचीत का सिलसिला जारी है और बातचीत में आप जानते हैं कि हम रोज़ाना जो भी हमारा एपिसोड होता है एक मखसूस शख्सियत के साथ आपके साथ पेश होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। लेकिन आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो फ़र्क करना जानते हैं, क्योंकि उनके नाम का मतलब ही है फ़र्क करने वाला। सही और गलत में, अच्छे और बुरे में, कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए और कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मेरी मुराद है डॉक्टर फारूक सत्तार से। आप सब लोग बखूबी ने जानते हैं, लेकिन आज मज़ीद कुछ राज अफशा होंगे, आज मज़ीद कुछ कोंपले फूटेंगी। तो खुशामदीद कहते हैं सबसे पहले तो फारूक भाई आपको। जो आपने इतना मुनफरिद मेरा इंट्रोडक्शन दिया, ये मेरे ख्याल में पहली मरतबा किसी ने इस तरह दिया। चले। अच्छा फारूक भाई, एक बात बताइए कि एक भोला है, एक चरिया है, लेकिन सारी सूरत हाल में जो क़यादत है वो कहाँ रह गई। सारे भोले और चरिये जब आ जाएंगे तो फिर जो एक फ़िक्र है, जो महाजर सियासत की फ़िक्र है, वो तो शायद कहीं गुम हो गई। बहुत दुरुस्त आपकी ऑब्ज़र्वेशन है और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि उन बेचारों के तो वैसे ही नाम किसी ने रहमान भोला रख दिया और ज़ुबैर को किसी ने ज़ुबैर चरिया कह दिया। असल में तो मेरे ख़्याल में ये जो मासूमियत है ना और भोलापन और ये चरियापन, इसने बुरी तरह से जो एमक्यूएम की पाकिस्तान में जो लीडरशिप है उसको मुतासिर किया हुआ। मेरे ख़्याल में मैं तो लीडरशिप को चरिया कहूँगा। अच्छा, मैं तो क़यादत को इस वक्त जो है उसको चरिया कहूँगा। इस वक्त है उसे कहूँगा, उसको भोला कहूँगा और उसको इंतहा से ज़्यादा मासूम कहूँगा कि सीधी सी बात है, मफाद परस्ती गालिब आ गई है, इज्तिमाई कॉज पीछे रह गया और वो जो 84 की स्पिरिट थी, जो रूह थी, जो सोच और फ़िक्र थी, नज़रिया था, वो पीछे रह गया। पहले मैं ये समझा कि ये बिगाड़ एमक्यूएम के बानी के पास जब एमक्यूएम थी ना 2016 तक, तो उस वक्त उस ज़माने में ये बिगाड़ आ गया था। लेकिन जब मुझे हादसाती तौर पे एमक्यूएम को टेक ओवर करना पड़ा और एमक्यूएम पाकिस्तान बनाना पड़ा, तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि ये चरियापन, ये मासूमियत, इसको ख़त्म करो और इसे अवामी नज़रियाती मिडिल क्लास, जेन्युइन मिडिल क्लास और आम आदमी की पार्टी बनाओ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बिगाड़, ख़राबी, ये चरियापन इस कदर डीपली अंदर चला गया, घुस गया पार्टी की, उसमें गुत्थी में बैठ गया कि मैं अलग हो गया, लेकिन वो अभी तक उसने फिर किया। तो ये है। फारूक भाई, एक बात है, जैसे आपने खुद ही जिक्र कर दिया 22 अगस्त का 16, तो वो एक साहब आए थे ठाकुर, कोई गाड़ी वारी थी तो उसके बाद कहा गया भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, कोई ऐसा मामला हुआ था, कुछ क्या हुआ? देखिए, अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि मैं रेंजर्स के डीजी जनरल बिलाल अकबर ने मुझे वहाँ बुलाया था, हेड क्वार्टर में, वहाँ नहीं गया, मैं प्रेस क्लब गया ताकि पहले मैं अपना मौक़िफ़ बयान करूँ। लेकिन वो होने नहीं दिया गया। और होने, लेकिन मैंने कहा ना अल्लाह का करम है, मैं 2 आदमियों को कॉन्फिडेंस में लेके प्रेस क्लब पहुंचा था। अच्छा। एक परवेज़ रशीद थे जो PMLN के वफाकी वज़ीर, और सुबह ही वो हमसे मुज़ाकरात करके गए थे, ये तय करके कि भूख हड़ताल से हमें उठाएंगे, शायद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 3-4 दिन में आएंगे, हमारे सारे मुतालबात माने जाएंगे। तो एक कामयाब मुज़ाकरात हुए थे। तो वो जब इस्लामाबाद पहुँचे और यहाँ सब कुछ हो चुका था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे, फिर एक निजी चैनल, जो कुछ हुआ हो गया, तो मैंने उनसे कहा देखिए मैं अपना मौक़िफ़ देने जा रहा हूँ कि अब हम लंदन से पार्टी को अलग कर रहे हैं। तो वो सॉफ्टवेयर तो वहीं कैंप में ही अपडेट हो गया था। जी बिल्कुल। और एक वो और एक शाहज़ेब खानज़ादा का फ़ोन आ गया कि फारूक भाई क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा प्रेस क्लब जा रहा हूँ और ये मौक़िफ़ देने जा रहा हूँ। अच्छा, आपको वहाँ पे कोई दाल चावल तो नहीं खिलाए गए थे? वहाँ तो कुछ भी नहीं खिलाया गया, चाय भी नहीं पिलाई, नहीं, ना दाल चावल ना चाय, कुछ नहीं, पानी शायद हमें पिलाया गया था।
और जो हमारे साथ रवैया था वो बड़ा नारवा था, और हर उसमें धमकी आमेज़ बातें भी थी, और ये था कि आपको राव अनवार के हवाले करूं, किसके हवाले करूं, ये मुझे पूछा जा रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करने दें, उसके बाद जो कुछ करना हो कर दें। अच्छा तो मेरे ख्याल में फिर इस्लामाबाद से फ़ोन आए होंगे, एक पॉलिसी बनी होगी कि भाई अब अगर MKM के बानी ने ये कर दिया तो ये देखा जाए कि अब अगर MKM की नेक्स्ट लीडरशिप क्या करती है, देखा जाए। तो उनको तो इसलिए मुझे शायद छोड़ा गया। और वो सबने देखा। अगले दिन ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बीच दरमियान में आप थे, साथ ही आपके ख्वाजा ज़ारुल हसन थे, उसके साथ खालिद मकबूल थे, बाईं जानिब आपके खुशबख्त आपा थी, उसके साथ आमिर लियाकत थे। वो कहीं पे भी नहीं है आज, कहाँ आपके साथ नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जो आप एक चेंज लेकर आए थे वो चला नहीं, या लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया? लोग माजी से जुड़ना चाहते हैं, या लोग मुस्तकबिल की जानिब देखना नहीं चाहते, वो मुस्तकबिल जो फारूक सत्तार दिखाना चाह रहे हैं, तो वो फेल होता हुआ कहीं नज़र तो नहीं आया आपको? देखिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब की लीडरशिप में उनके पास जो भी गुर थे, उसमें मेरे ख्याल में एक गुर ये था कि यहाँ बहुत सारे लोग वो अपने काम कर रहे थे, अपने मफादात की तकमील भी कर रहे थे, करप्शन भी कर रहे थे। लेकिन यह है कि अपने अपने शोबों में वो कोशिश करते थे कि डिलीवर करे, और किसी वजह से एक बाइंडिंग फोर्स के साथ वो जुड़े हुए थे। लेकिन जब मैंने ये समझौता नहीं किया, जो शायद MKM के बानी ने कर लिया था, कि भाई जो करप्ट हो गया है, अगर वो काम कर रहा है और अपने हिस्से का डिलीवर कर रहा है तो उसको रहने दो। लेकिन मैंने कहा मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये दुकानें बंद करो, ये कारोबार बंद करो, मेरी नाक के नीचे नहीं आना चाहिए। वो तो हज़ारों मील दूर बैठे हैं, तो शायद वो इस चीज़ को रोकने की कोशिश भी नहीं करें। लेकिन मैं तो 84 की वो MKM बनाऊँगा जिसमें बाहमी इज़्ज़त और एहतराम हो, रवादारी हो, आवाम के साथ हम जुड़ें, उनके दरमियान रहें, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें, और एक साफ़ सुथरी वही आम आदमी की, मिडिल क्लास आदमी की। ज़ाहिर है इस पर हम बात करेंगे कि क्या माजी में मुहाजिर सियासत थी, क्या मुस्तकबिल में क्या हाल है। लेकिन ज़िद्दी तो आप बचपन से थे, जब आप फजलुर रहमान स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद आप BVS चले गए, तो वहाँ पे भी पे ज़िद आपकी शरारत में तब्दील हो गई। कोई ऐसी झलकी बताएं, कोई मासूमाना हरकतें बताएं जो आपने बचपन में या 55 में की हों। बचपन में तो यही था कि जब मैं ज़िद्दी था, और प्राइमरी में जब था तो वालिदैन को तंग भी किया। स्कूल नहीं जाते थे? नहीं, स्कूल तो जाता था, खैर स्कूल जाता था रेगुलरली। स्कूल में कभी कोई क्लास या स्कूल को बंक नहीं किया। लेकिन घर आके मर्ज़ी का खाना नहीं है, तो कपड़े जो सूख रहे हैं वो नीचे फेंक दिए। 2nd फ्लोर पे रहते थे, नीचे फेंक दिए। अम्मी को तंग किया ताकि अपनी मर्ज़ी का खाना बने। फिर वालिद साहब ने अगर मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया, बाथरूम में बंद कर दिया, तो मैं नल के खोल दिए मैंने। तो वो ऊपर के टैंक तो सारे फ्लैट अपार्टमेंट्स वाले कहते थे कि भाई ये निकालें अपने बच्चे को बाहर। तो वो एक एजिटेशन या ज़िद वो थी, और उसे पॉलिटिक्स कहें जो भी कहें, कि अपनी बात को मनवाना। तो मैं अपनी इस बात को भी मनवाना चाहता था कि भाई अब पार्टी को सही रास्ते पर डाल दें, और जो इल्ज़ामात हैं ज़मीन पर कब्ज़ों के या भत्तों के या करप्शन के, अब उसका परसेप्शन भी ख़त्म करना है। यानी करे कोई भरे कोई, चंद लोग करें और पूरी पार्टी उसका खराज अदा करे। ऐसी काली भेड़ों से पार्टी को छुटकारा दिलाएं, इसमें मेरा साथ दें। और मैंने कहा मुझे लगता है ये 5 ज़िम्मेदार हैं, इनको हटा दें। तो 5 के नाम वो 5 ज़िम्मेदार देखिए, वो लाइन्स एरिया सेक्टर में थे, वो लियाकताबाद में थे, वो न्यू कराची में थे, वो 2-3 और जगह पर थे। मैंने कहा इनको हटाएं। वो ईस्ट में थे, लेकिन उनको नहीं हटाया। यानी मैं सरबराह हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इनकी रिपोर्टें दुरुस्त नहीं हैं। तो वो जो तंजीमी शोबा था वो आमिर खान के पास था, और उसके साथ साथ फिर कंवर नवीद के पास, जो मेरे साथ थे। अच्छा, मैं सबको साथ लेके चला, मैंने अपनी कोई चॉइस नहीं बनाई। मैंने एज इट इज़ जो विरसे में मुझे मिला, मैंने उसी विरसे। टेसूरी के मामले में तो आपने बहुत शदीद स्टांस लिया था। मैं यही बताना चाहता हूँ कि टेसूरी तो ड्रॉप सीन था, जो हमारे दरमियान इख्तलाफ था। वो तो ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग थी, और उसी पर सारा मलबा डाल दिया कि उसकी वजह से। ऐसा नहीं था। 5 ज़िम्मेदारों को हटाए, जिसमें उसामा कादरी थे, आसिफ अली ख़ान थे, और मंसूर चाचा के भाई थे लाइन्स एरिया में। मैंने तो नाम भी बता दिए। तो अगर उनको ना हटाया जाए और मेरी बात ना मानी जाए, तो फिर
आज जिस तरह खालिद मकबूल डमी सरबराह है, तो मुझे भी ये कहा गया भाई आप पॉलिटिकल विंग को देखें, सियासी साइड को देखें, सिफारतकारों को देखें, मीडिया को देख लें, लेकिन ये जो तंजीम ये जो हमारी इजारादारी है, मतलब आप कह रहे हैं कि एमक्यू में भी एक इस्टेब्लिशमेंट है, थी ना, वो उस ज़माने में भी थी, वो उस ज़माने में भी थी जिस पर बानी ने कंप्रोमाइज़ कर लिया था, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने। और उसकी क्या वजह थी मुझे नहीं मालूम, वो उनको मालूम, वो उनका दौर था। लेकिन जब मैंने कंट्रोल लिया उनसे मुकम्मल तौर पर क़तअ ताल्लुक़ करके, अलहदगी करके, तो फिर मैंने कहा कि मुझे तो जगह जगह लोग पकड़ेंगे कि कोरंगी में आज भी कब्ज़े हो रहे हैं। जो पहले आपने कब्ज़ा करके ज़मीनें गरीबों को अगर बेची भी थी, अब वही ज़मीनें किसी और को बेची जा रही, तो वो गरीब कहाँ जाएंगे? तो अगर ये चीज़ें आज भी तंजीम में बिगाड़ होगा तो मैं क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगा? मैं तो 50 साल पहले जब क्लास 1 में PIB कॉलोनी आया था, मैं तो आज भी इसी घर में हूँ, लेकिन मेरे पार्टी के जो कंटेम्प्रेरीज़ हैं, चाहे वो आमिर खान हो, कंवर नवेद हो, वसीम अख्तर हो, कोई भी हो, वो कहाँ रहते थे कल, आज कहाँ रहते हैं? उनके कल क्या काम का कारोबार थे, आज क्या है? मैंने सिंपली यही तो कहा कि भाई आएँ, हम 10,000 कारकुनों की असेंबली या अदालत लगाते, उसमें अपने गोशवारे पेश करते। हम सिर्फ FBR में और हम इलेक्शन कमीशन में अपने गोशवारे क्यों पेश करें? कारकुनों के सामने भी तो अपनी स्क्रूटिनी कराएं, और कारकुन पूछे कि अच्छा फिर वो गाड़ी किसकी है, वो आपका जो कारोबार सुना है वो किसका है, आपके वहाँ भी शेयर हैं, दुबई में भी आप, तो ये सवालात कारकुनों को हम हक दें कि वो हमें पूछें। अगर मेरे बारे में ऐसा कुछ है तो मुझसे पूछें। फारूक भाई, आप मेयर भी रहे, आप असेंबली में भी रहे, कभी कोई ऑफ़र हुई, कभी कबूल किया, भत्ता लिया हो खुद, या कोई रिश्वत हो, कुछ कोई मतलब चुपके से कहीं आगे पीछे? देखिए ऐसी तो ऑफ़र हज़ारों हुई ना भाई। पब्लिक पोजीशन में आप होंगे, एक MNA भी होंगे, किसी का काम करा रहे हैं, तो शायद वो ऑफ़र तो करेगा ना। फिर इसी तरह बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट जब हमारे अंडर में आया बहैसियत मेयर के, तो हमने तो उसमें ये पोर्शंस बनाने का जो सिलसिला, आज जो ये मैड जो हैपेज़र्ड और मैड ग्रोथ है कराची में, जो इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन है, जिसके नतीजे में ये बिल्डिंगें गिर रही हैं, कभी अल्लाहवाला टाउन में, कभी लियारी में, कभी गोलीमार में, कभी कोरंग, देखिए, तो ये उस ज़माने में कम से कम ऐसे ट्रेंड्स नहीं थे। तो हमने रेगुलेट किया, और हमने कुछ रोड्स थी, अगर वो कमर्शलाइज हुई भी, तो वो सारे बिल्डर्स गवाह हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार जब ओवरऑल इंचार्ज थे तो उन्होंने कोई आपसे रिश्वत ली, या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड में जो ट्रांसपेरेंट होता था, जो कंपटीशन के बाद होता था, प्री क्वालिफिकेशन होती थी, क्या डॉक्टर फारूक सत्तार के ज़माने? तो अगर ऐसा होता और मैंने कुछ कमाया होता तो वो किस लिए कमाया होता? आज अगर मेरी बेटियां अमेरिका में हैं तो वो डोम्स में रहती, जो किराए के हैं, मेरी बेटियां जब पढ़ रही हैं वहाँ, और अगर एक की शादी हुई और उसका शौहर भी PhD और वो भी PhD, दोनों किराए के घर में रह रहे, दोनों अब नौकरी पर भी हैं। तो डॉक्टर फारूक सत्तार की कोई प्रॉपर्टी अमेरिका में, यूरोप में, पाकिस्तान में, कहीं मिडल ईस्ट में, UAE में, गल्फ़ में, तो कहीं बता दें। तो मैं जब इतना तो ये वाली बात, ये मेरे कंटेम्प्रेरीज क्यों नहीं कहते कि हाँ हमारी भी प्रॉपर्टी बता दें? वो क्यों दावा नहीं करते? मैं क्यों बार बार करता हूँ? लेकिन जो आपने दावे की बात की, लेकिन तो इसका मतलब मेरे काम में ट्रांसपेरेंसी थी, शफाफियत थी, और उस वक्त अफसरों की भी जो कमीशन का रेट था वो कम था। लेकिन उसके बाद ये रेट बढ़ता चला गया। आप तो जब ज़माने तालिब इल्म में थे और नौजवानी का आलम था, उस ज़माने में जब गुलाब लेने की उम्र थी, खुदाबत की उम्र थी, उस वक्त भी आप APMSO में आ गए। क्या मिस करते हैं कि वो जो एक मोहब्बत वाला पीरियड होता है वो मिस किया आपने? को एजुकेशन में आप पढ़ रहे हों सिंध मेडिकल कॉलेज में, और फिर नहीं सिंध मेडिकल कॉलेज, जामशोर में तो मैं सिर्फ 2-3 महीने के लिए था, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, मैं सिंध मेडिकल कॉलेज आ गया था 79 में, और उसी वक्त फिर मैंने APMSO ज्वाइन की थी, जब मैं सिंध मेडिकल कॉलेज 78 में बनी थी। तो देखें इतना सख्त नज़्म ज़ब्त था, डिसिप्लिन APMSO का और इस्लामी जमात तलबा का भी, कि वो अगर किसी क्लास की अपनी क्लासमेट लड़की के साथ बैठ भी जाएं तो उसको मायूब समझा जाता था। तो ना कैफेटेरिया में बैठ सकते थे, ना लाइब्रेरी में बैठ सकते थे। तो फिर आप अपनी उस चीज़ को क्या करते थे कि फिर आप एजुकेशन में अच्छे हों, फिर आप लड़कों को भी पढ़ाएं, फिर लड़कियों को भी पढ़ाएं। तो फिर इस तरह से होता था कि जो जूनियर लड़कियां होती थी उनको बहुत पढ़ाया, पट्टी नहीं पढ़ाई उन्हें एनाटॉमी पढ़ाई, फिजियोलॉजी पढ़ाई, और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई, जो हमारे फर्स्ट प्रोफेशनल के होते हैं। तो मतलब मैं एक अच्छा
एवरेज से थोड़ा सा बेहतर स्टूडेंट भी था। वो इसी वजह से और मैं मैं मैंने कहा कि चलें यही काम करते हैं। लेकिन मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज वो दौर नहीं है और हम रोमांस कर सकते हैं इस चीज़ में। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक लीडर जो बन रहा होता है वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बन रहा होता है, उस पर पाबंदी लगा दी गई। आपको नहीं लगता कि पूरे मुल्क में दो ऐसी हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल जमीयत और APMSO, उन पे किस तरीके से बायसनेस है, पाबंदियाँ हैं? आपको नहीं लगता कि एक दरवाज़ा जो लीडरशिप का था वो बंद हो गया? देखिए, ये तो हर शहरी, हर इंसान अपनी लिमिट्स को तय करता है कि जो को एजुकेशन में आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एक हेल्दी कंपटीशन होता है। आप अपनी कॉलीग्स के साथ कॉम्पीट करते हैं, अपने हम जमात लोगों के साथ कॉम्पीट करते हैं। फिर आप लड़कों के दरमियान कंपटीशन होता है कि वो लड़कियों पर इम्प्रेशन डालने के लिए ज़्यादा अच्छा कौन पढ़ रहा है, तो ये भी एक कंपटीशन है। अच्छा, फिर माशरती जो बिगाड़ और ख़राबियाँ हैं, को एजुकेशन का एक फ़ायदा है कि वहाँ पर आप किसी जो दूसरी जिन्स की जो इंसान हैं उनकी रिस्पेक्ट, एक औरत की हैसियत से तो आपको उनको कोई, देखिए घर में तो बेटी है, बहन है, माँ है, शादी होगी तो बीवी है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन आपको तो माशरे की हर लड़की, हर औरत की इज़्ज़त करनी है। आपका मज़हब भी कहता है और दुनिया की सारी सोसाइटीज़ ये कहती हैं कि आप उसे डिग्रेड नहीं कर सकते। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप अच्छा बेहतरीन माशरा जहाँ ख़वातीन को हरासमेंट ना हो, मर्दों के साथ वो काम कर सकें। अगर आपकी आबादी में ख़वातीन 50% से भी ज़्यादा हो और वो अगर सिर्फ इसलिए घरों से बाहर ना निकले कि उनको वहाँ अपनी वर्क प्लेस पे हरासा किया जाएगा, उसका सबब आप समझ रहे हैं ये। लेकिन एक साहब ने तो कहा ये तो को एजुकेशन सिस्टम मतलब पेट्रोल और आग है, ये तो कुछ। देखिए, इसका मतलब ये कि वो उनकी तंग नज़री है, वो उस नज़र से देख रहे हैं। लेकिन अगर वसीउल नज़र होकर देखें तो लोग कहते हैं ना कि भाई पर्दा जो है वो नज़र का पर्दा होता है। अगर नज़र का पर्दा नहीं है तो फिर बाकी पर्दा भी सब बेकार है जो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें लोग अपने लिहाज से तय करते हैं कि हम कौन सी सोसाइटी, हम एक मॉडरेट सोसाइटी है, हम एक सख्त गिर सोसाइटी हैं। और मॉडरेट सोसाइटी में भी मैं समझता हूँ कि एक ऐसा कल्चर लेकर आए थे हमारे वालिदैन बड़े सग़ीर पाकोइन से, यूपी से, CP से, कि उसको पंजाब में फॉलो किया जाता था। और जो एक औरत की, बेटी की, बहन की, माँ की और बीवी की इज़्ज़त है, तो बहुत सारे जो दीगर कल्चर के और कौमियत के लोग वो समझते हैं कि भाई ये इतने कल्चर्ड और सिविलाइज्ड और एजुकेटेड हैं, हम अपनी बेटियां इनको दें। जाहिर है कि उसको अपनाया गया, लेकिन हाँ, और वहाँ जो पंजाब यूनिवर्सिटी में और वहाँ भी अंग्रेज़ी के प्रोफेसर्स इंडिया से आने वाले थे, इवन उर्दू के प्रोफेसर्स और टीचर्स वहाँ से थे। तो इसका मतलब है कि ज़बान हो अंग्रेज़ी, उर्दू, तो जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान ने कल्चर वहाँ डेवलप किया था, और जामिया अलीगढ़ वो तो इब्तदा से को एजुकेशन थी ना। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तान के क़याम से पहले जो दर्सगाहें थी वो को एजुकेशन नहीं थी। उसमें भी आप महाजिर ख़वातीन के नाम किया है, राना जाकर से लेकर बी अम्मा है, और सबसे उनका कंट्रीब्यूशन देखें। और आज हमारी महाजिर बेटियों और बहनों में से कितनी बेटियां बहनें हैं जो ये जो माशरे में जो उनके माहौल में हरासमेंट है उससे निकल कर आज भी वो उतना ऊपर नहीं आ सकती, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ना कोई बात जोड़ दी जाती है। अच्छा, MKM में जो शुरू में बड़ा ओपन माहौल था, बहनें बेटियां बहुत अपने आप को, आप तो कहते हैं सबको भाई कहो तो तस्वुर ख़त्म हो जाता है। देखें, मैं इसके हक में नहीं था। अच्छा। लेकिन ये आप नहीं चाहते थे कि आपको भाई? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती क्यों, अगर कोई बहन नहीं, कोई खातून नहीं कहना चाहती किसी को भी भाई, तो उसको हम ज़बरदस्ती, मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा ज़ैदी नहीं चाहते थे तो उनका रख लिया अपने रिश्तों का तूने भरम, आबगी ना था दिल उसको भी सह गया, तू मुझे भाई कहती रही और मैं क्या कहूँ तुझे देखता रह गया। तो इसका मतलब ये है ना कि ये चीज़ें लोगों को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए ना, एहतराम दिल में, एहतराम। और मैं इतनी ऐसी ख़वातीन से मिला हूँ जिन्होंने अपनी सैंक्टिटी को, हुर्मत को हर लिहाज से कायम रखा, ठीक है ना। वो थोड़ी सी फैशनेबल भी ज़रूर नज़र आए, लेकिन हमारे यहाँ तो अगर फैशनेबल कोई लड़की है तो उसके बारे में फ़ौरन ये क़यास, और फिर MQM में ये तंग नज़री आ गई जिसका मुझे इंतहाई मलाल और दुख है। ये शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब के इब्तदाई दौर में नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी जब पॉलिटिकल ग्रोथ हुई तो हम जो खुला माहौल था हमारे यहाँ
कि कोई किसी से डरता नहीं था। हमारे जलसों में, जुलूसों में हमारी बहनें, बेटियां, ख़वातीन आती थी। अच्छा, बाद में भी आती थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो तंग नज़री का शिकार हुई। अगर किसी एक वर्कर और एक खातून वर्कर में कोई थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे 10 लोगों को उस पर एतराज़ है, क्यों भाई? जब मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी, और तुम क्यों बीच में कर रहे हो भाई? नहीं हो सकता उसको पसंद वो नहीं। देखिए वो जो रकीब है तो उसको पार्टी के अंदर रकावत नहीं करनी चाहिए, वो अपने घर में करे, माशरे में करे, मोहल्ले में करे, लेकिन पार्टी के अंदर फिर वो खुसर फुसर करे और किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करें, वो मुनासिब नहीं, वो हमारा कल्चर नहीं था, वो माहौल हमारा नहीं था। तो मुझे इस पर बड़ा दुख और मलाल है कि हमने जहनी हमारी वो नशोनुमा जो थी, जिसका हम क्लेम करते थे कि हम एक लिबरल रोशन ख्याल हम लोग हैं और हम किसी के भी साथ उठने बैठने आने जाने पर हम पाबंदी नहीं लगाते हैं, जब तक कि हमें कोई ये महसूस ना हो कि अब हमें ये तय करना है कि भाई उन्हें भी अपने उस ताल्लुक़ को कोई वो देना है। तो देखिए, जब वो अपने ताल्लुक़ को कोई जो पाकिस्तान के आइन में, हमारे मज़हब में जो उसका तकाज़ा अगर वो पूरा करें तो हम तो वहाँ पर भी रुकते हैं कि भाई वो भी ना हो। यूँ नहीं हो, ठीक बात है। लेकिन एहतराम का जहाँ से आपने जिक्र किया, तो एक शख्स था, बड़ा एहतराम करता था आपका, आपके साथ होता था, अली रज़ा आब्दी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? उनकी शहादत हुई, एक कराची के लिए दर्द रखने वाला शख्स, लेकिन आज तक कुछ हल हमें नज़र नहीं आया मंजर पर। मेरे ख़्याल में जो पढ़े लिखे लोग, महज़ब, डिसेंट, नफीस और बहुत ही दलाइल के साथ बात करें, ऐसे लोग पाकिस्तान की सियासत में वैसे ही ना पे आए थे। मैं तो अली रज़ा की शहादत को सिर्फ MQM का और महाजिरों का नुकसान नहीं कहता, बल्कि कौमी नुकसान है और नाकाबिल तलाफ़ी, वो कौमी एहसास। और मेरी चॉइस और सिलेक्शन में वो राब्ता कमेटी का रुकन था, और मेरा जहाँ ये अपने पार्टी के वडेरों से झगड़ा था, उसमें एक अली रज़ा भी बेस था कि मैं उसको ऊपर लाना चाहता था, राब्ता कमेटी में लाना चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोग उससे इनसिक्योर थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, तो वो रुकावट बनते थे। मैं पब्लिक रिलेशंस का पूरा डिपार्टमेंट अली रज़ा को देना चाहता था, मीडिया एंड अदरवाइज़, कि MQM का एक अच्छा फेस है, खूबसूरत और हैंडसम है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की भी कमी नहीं है। उसके वालिद जो थे वो बिजनेसमैन थे, उसके बावजूद उसमें गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, आजिज़ी, इनके सारी। मेरा वो मेयर था, अगला कराची का मेयर वो था अली रज़ा आब्दी, जो नहीं चाहते थे, वो मेरा अगला मेयर था। अभी भी आपका मौक़िफ़ ये है? और तो मेरा मौक़िफ़ है कि हमें उस वक्त तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। उसकी शहादत, उसकी कत्ल के पीछे साजिश, उसके इर्तिकाब, देखिए मैंने तो जगह जगह जहाँ मुझे मौका मिला, सोशल मीडिया के इंटरव्यू पे मैंने किया, सैकड़ों जगह किया, मैंने मीडिया पे बात करते हुए, और अभी हाल ही में जब 6 सितंबर को जो पाक भारत जंग के जो पाकिस्तान के शोहदा थे, अफ़वाज पाक, जब उनकी याद मनाई तो उनके वालिदैन के साथ अली रज़ा आब्दी के चाहने वालों ने, तो मैं वहाँ मौजूद था। मैं बिरयानी ऑफ बोट्स पे मैं गया था और वहाँ मैंने बात की और मैंने कहा कि 164 का बयान क्यों नहीं लिया गया, जो गिरफ़्तार लोग हैं। मैं तो वो नुक्ते निकालता हूँ जो मंतकी है, जिस पे शायद मैं अपने आप को भी रिस्क पे डालूँ, या तो अखलाक रज़ा आब्दी ये बात करें या मैं ये बात करूँ। फिर मैं कहता हूँ कि जो कैमरे थे उसकी गली के, उसमें वो छोटे कैमरे थे, उसमें कुछ चीज़ें नहीं वाज़े, लेकिन ये जो गाड़ी ये वारदात करके गई, जो मोटरसाइकिल जिसमें वो थे, तो जब वो चले गए तो वो बड़ी शाहराहों पे भी, तो 3 बड़ी शाहराएँ, 2 बड़ी शाहराएँ वहाँ से निकलती, 2 या 3, उनके कैमरों से कोऑपरेट तो करें ना, वो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? और ये तफ्तीश अब आगे क्यों नहीं बढ़ रही, चालान क्यों नहीं? कह रहे हैं कि निज़ाम यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूर है या नतीजे तक पहुँच? मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर बल्दिया सानिया है, बल्दिया फैक्ट्री भी किसी न किसी मंतकी नतीजे पर चला केस, वो तो सर उनको बोल दिया कि आप चले जाएं, कोई मसला ही नहीं है, बस 2 कारकुनान पकड़ लिए, उनको सजा हुआ। तो मेरा कहना क्या, मेरा क्या कहना है कि भाई वो केस भी 8 साल में, शुरू के 3 साल तो देखें, पहला एक कमीशन बना जस्टिस कुर्बान अलवी, और उन्होंने कहा ये हादसा है, तो क्या अब जो सबूत व शवाहिद आए और जो अब इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए, तो क्या पहले इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए थे? 260 मासूम बेगुनाह कीमती जानों का इतलाफ़ हुआ, तो क्या जस्टिस कुर्बान अलवी साहब ने इंसाफ नहीं किया? वो सिटिंग जज थे,
और उनकी एक शोहरत थी, अच्छी शोहरत के हामिल थे। तो जो तहकीकाती इदारे थे उन्होंने पहले वो सबूत व शवाहिद उन्हें क्यों नहीं दिए जो बाद में दिए, जो फॉरेंसिक है, जो एक्सप्लोजिव है, जो लाहौर। ये मेरा सवाल है, मैं भी इस केस की जो दूसरी मेरिट है, चले आपने 2 लोगों को दे दिया, तो क्या आप समझते हैं कि ये मामला यहीं तक था? मेरा कहना है देखिए इसमें मुआवजा नहीं मिला, जो मुआवजा दिया भी गया वो कहाँ गया, उसके पैसे, उसकी रकम कहाँ गई? वफाकी सूबाई हुकूमत ने मुआवजा नहीं दिया। इसी तरीके से मेरा एक सवाल ये भी है कि ये भी इल्ज़ाम था कि जो FIR विड्रॉ हुई उसमें किसी ने पैसे लिए, तो वो तहकीकात भी तो तय हो। इस जजमेंट में ये तय नहीं है कि किसी ने रिश्वत मांगी नहीं मांगी। भाईला ब्रदर्स ने ऐसे इल्ज़ाम भी लगाए कि FIR की वापसी के पैसे भी लिए गए और ज़मानत के भी पैसे दिए उन्होंने। अगर ऐसा है तो वो भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन फारूक भाई, जो हम बात करते हैं महाजिर सियासत की, अब की तो नहीं है, MIT से, और पहले हम देखते थे रईस अमरोही साहब थे, जॉन लोग थे, ये फ़िक्र के साथ, नज़रिए के साथ लेके आ रहे थे। आज कोई कंगड़ा है, कोई माधुरी है, ये आपको नहीं लगता कि एक आपकी सियासत की वजह से कौम दाव पे लग गई और कौम जवाब दे? हमें बार बार कहना पड़ता है कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हमें बार बार कहना पड़ता है कि हम गुटखे नहीं खाते, हम बार बार कहना पड़ता है कि हम इस किस्म की वारदातें और नीच हरकत नहीं करते, कि एक महाजिर को कॉज में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए लेके आए थे, एक कॉज को लेके आए थे, और MKM वो चुनीदा, बल्कि मेरे ख्याल में वाहिद जमात है जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी, लेकिन जो उसके मकासद थे वो तो आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं। वो चाहे बांग्लादेश से मैसूरी ने पाकिस्तान को लेके आने के मामला हों, वो हमारे कोटा सिस्टम हो या दीगर चीज़ें हों, तो वो कॉज क्या हुआ जिस पे 35 साल 38 साल गुजर गए? उस कॉज पर अगर हम यकसोई के साथ और इस्तकामत के साथ, एक दौर तो बहुत हमारा सुनहरी दौर था परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में, तो मफादात, आर्जी वसाइल, आर्जी इख्तियार, इस पर क़नाअत ना करते और यकसोई के साथ अपने बुनियादी मकासद पर कायम रहते, तो मेरे ख़्याल में जो एक लूट मार करने वाला तबका पार्टी में पैदा हुआ, किसी तरह घुसा या पार्टी में ही पैदा हो गया, तो शायद उसे मौका ना मिलता, काम पर लग गए। जो वसाइल आए उससे कराची में वक्ती तौर से अंडर पासेस, ओवर पासेस, बाई पासेस, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना, कराची 3 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी आया। मेरे ज़माने में भी जब मैं वज़ीर और मेयर था 10 करोड़ गैलन पानी आया, लेकिन अब गुज़िश्ता 12 सालों से एक बूंद इजाफी पानी नहीं मिला। यानी K4 पे काम शुरू ही नहीं हुआ, तो K2 पे मैंने किया, K3 पे मुस्तफ़ा और मुशर्रफ ने किया, ठीक। वो उसी ज़माने में इशरतुल इबाद, मुस्तफ़ा और मुशर्रफ, ये तीनों ने K2 किया, K3 किया, मैंने K2 किया, तो अब K4 शुरू ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हम इतने कमज़ोर हो गए थे इस बिगाड़ और ख़राबी की वजह से पार्टी में, और पार्टी बुनियाद थी वो कहीं पीछे रह गई। हाँ बिल्कुल, इसमें इतराफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी गलती को देखिए, अब मैं नहीं कह रहा कि उसमें मेरा किरदार कितना था, लेकिन सबसे बड़ा किरदार तो देखें किसी भी तहरीक और तंजीम के बानी का होता है। तो MKM के बानी ने जब इतना अच्छा अमल बनाया था, मिडिल क्लास, सेक्युलर, तालीम, पढ़ा लिखा आम आदमी का सियासी अमल पाकिस्तान में है ही नहीं जो बना था, और तलबा सियासत से कौमी सियासत में आना ऐसा है ही नहीं। तो काश अगर हम ना भटकते, वो गलतियां ना करते हैं, वो खराबियाँ थी जो हम, जिससे कि हमारे जो है वो जवाल के असबाब बने और हम जवाल पजीर हुए। और 2008 में इसलिए बच गए कि वो हमारा आर्जी काम बोल रहा था, वो हावी था सीढ़ी, और सांप जो करप्शन का और ज़मीन पर कब्ज़ों का साथ चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन हमारा ये वाला हावी था। तो 2008 में 25 लाख हमारा वोट बैंक हुआ, सबसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी हम इंसान के बच्चे ना बने, तो 2013 में हमने बड़ी मुश्किल से अपनी दस्तार को, पगड़ी गिर गई थी लेकिन हमने वो किसी तरह तिगड़म करके 4 सीटें बचा ली, जो कौमी असम्बली में 17 सीटें थी। हालांकि शायद हमारी 17 नहीं थी, 13 थी। अच्छा, जो मैं ये सब देखिए कुछ चीज़ों जाहिर है कि, लेकिन हम जो धांधली करने का हमें मौका मिलता था, मेरे ख़्याल में भाई, जिसका मैं कोई ऐनी शाहिद नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे अंदाज़ा है कि वो पोलिंग के दौरान होती थी, तो एक तरफ चोर को कहा जाता था चोरी करो और चौकीदार को कहा जाता था पकड़ लो, तो वो भी बदनामी का बाइस। असल उससे भी हट गए, तो अब महाजिर डिसअरे में होंगे, डिसइल्यूजेंट होंगे, कंफ्यूज होंगे।
तो वो इधर उधर देखेंगे। तो ऐसे में फिर पीटीआई को बीच में लाना कराची में भी वो एक उसके लिए राह हमवार की गई। भाई देखिए ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट थी, जो डिफ़ॉल्ट हमारी अपनी गलतियों से, लेकिन 50% ये बाय डिज़ाइन भी थी, मतलब कि हमें ऐसी गलतियों पर आमादा किया गया। और जो सबसे बड़े लीडर और कायदे बानी वो इसको रोक ना सके, और उन्होंने डिज़ाइन था या वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी? मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये दोनों चीज़ें साथ चल रही थी, डिज़ाइन भी और जो है वो डिफ़ॉल्ट भी। लेकिन जो मैच्योर लीडर होते हैं, जो ज़िम्मेदार लीडर होते हैं, वो इन साजिशों को महसूस करते हैं कि अगर हमें जो है वो हम खिंचते चले गए उस गड्ढे में जो हमारे लिए तैयार किया गया था, और फिर हम खुद जाके गिर गए उसमें, तो क्यों गिरे? लेकिन जो बानी मुत्तहिदा है, इससे कतई नज़र के 22 अगस्त हुआ ख़राबियाँ, लेकिन एक लीडरशिप थी और एक कराची की रूह में वो देखिए उनकी जो लीडरशिप स्किल और शुरू के 20 सालों में, आखिरी 15 सालों में बेड़ा गर्क हुआ ना भाई, बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, अब जो भी हुआ मुझे नहीं पता, मैं उसको कोई नाम नहीं देता, लेकिन गड़बड़ हो गई आखिरी 15 सालों में। और 2008 के बाद इंसान का बच्चा बनने की वजह जब हम नहीं संभले, तो 2013 में कालीन नीचे से निकला, और फिर जब बानी को भी अलग करना पड़ा, उनसे अलग होना पड़ा, और जब फिर भी नहीं बने, और डॉक्टर फारूक सत्तार जिन्होंने 10,000 एहसान किया, पूरी पार्टी को बचाया, 40 साल की मेहनत को बचाया, 10,000 लोगों को गिरफ्तारी से बचाया, और इन सारे बड़ों को बचा दिया, तो उन्होंने भी देखा कि भाई अगर बचाने के बाद अगर हमारी दुकानें बंद करा रहा है ये आदमी, हमारे लोगों को हटा रहा है यहाँ से, उसको साइड पे कर दो। ये हुआ, और फिर उसके नतीजे में हुआ क्या कि आज खालिद मकबूल काबिल कबूल सरबराह इसलिए कि मैं डमी सरबराह नहीं था। और आज क्या हुआ कि जो मेयर की परफॉर्मेंस है, कोई मेयर से ना हिसाब ले रहा है, ना पूछ रहा है कि 20 समझ रहे हैं कि उन्होंने करप्शन की, उन्होंने वो काम कर सकते थे और वो दिन नहीं। देखिए परसेप्शन तो आ गया ना, शायबा तो हो कि मेरे पास सबूत और शवाहिद नहीं है, लेकिन हिसाब तो लेना चाहिए खालिद मकबूल सिद्दीकी को कि भाई 20 अरब मिले पीटीआई की तरफ से 162 अरब के पैकेज में से, ऊँट के मुंह में जीरा। कराची के लिए कुछ नहीं है 20 अरब 4 साल में, तुम्हें मिले 2 साल में 20 अरब मिले, कहाँ खर्च किए? किसी को हिसाब नहीं। 20 अरब सालाना तरक्याती प्रोग्राम की सूबे ने दिए, पीनट है, कुछ नहीं है, लेकिन पूछे तो कहाँ खर्च किए? पिछली गलियाँ पक्की की, अगली गलियाँ पक्की की, कुछ सड़कें बनाई, कुछ स्ट्रीट लाइट लगा दी, पार्कों में खाद डाली गई, और मैदान में जो स्पोर्ट्स के मैदान है वहाँ मट्टी डाली गई। तो अब कौन गिनेगा कितने ट्रक मट्टी के तो इसका मतलब बाग़ इब्ने कासिम जो पार्क था बन गया, फिर बनाया गया, फिर वहाँ इमरान खान को ले जाया गया। तो इसका मतलब है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि बानी मुत्तहिदा की एक तारीख़ है, हम तारीख़ को ख़त्म नहीं कर सकते, वो एक हिस्सा है, वो आर्काइव में होगी, हिस्ट्री में होगी, लाइब्रेरियों में होगी, वो अच्छे काम भी और गलतियाँ भी, दोनों बोरियाँ भी होंगी, और सड़कें पक्की करवाएंगी तो वो भी होंगी। लेकिन क्या ये उनकी लीडरशिप के ऊपर सबसे बड़ा सवाल नहीं है कि उनकी लीडरशिप के नीचे कोई एक ऐसा लीडर नहीं पैदा हुआ जो आज कौम को बचा सके, कोई स्टैंड ले सके, कोई बात कर सके सामने आकर? क्योंकि चलें, एक तो उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी, कभी तो उनका चैप्टर क्लोज होना था, कभी तो किताब का आखिरी पर्चा आना था, क्या इस बारे में बिल्कुल सोचा नहीं गया? मेरे ख्याल में इतना अहम और रेलेवेंट सवाल है आज, जो अफरा तफरी है, जो इंतशार है, और जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है कराची और सिंध के शहरों में नज़र आ रहा है, तो उससे रेलेवेंट ये बात। तो इसका मतलब है कि देखिए उनकी लीडरशिप की जो क्वालिटी थी एज अ यंग लीडर, फायर ब्रांड, करिश्मा, और उन्होंने सियासी सूझबूझ से काम लेके जब लोहा गर्म था हथौड़ा मारा, और बी फार्मेसी के स्टूडेंट जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, कोटा सिस्टम की बात की, सारे नौजवान आ गए। नौकरियों में कोटा सिस्टम था तो सारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में लोग थे वो आ गए। तो इसका मतलब लोगों का तुम्हारा फ्यूचर इनसिक्योर है, उनको विजन दिया, लोग आ गए, इतना बड़ा काफिला बन गया, और अच्छे काम किए। मैं शुरू में मेयर था, झाड़ू सब ने उठाई, हफ्ता सफाई, कितना 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 अच्छा इम्पैक्ट था उसका। लेकिन जब इख्तदार आता गया आर्जी इख्तियार वसाइल, तो वहाँ हमारे ज़र्फ़ का इम्तिहान भी हुआ, और वहाँ ये तय हुआ कि हमने जो ये पार्टी का निज़ाम, उसमें नज़्म व ज़ब्त भी है, और उसमें एहतराम भी है, और थोड़ा डर व खौफ भी है, मिक्स था। एहतराम अगर ज़्यादा रहता, डर व खौफ कम रहता,
बहुत अच्छा था। लॉयल्टी से ज़्यादा सिंसेरिटी पे जोर दिया जाता कि जो बन रहा है, जो खुशामदे कर रहा है वो वफादार है, या जो मुखलिस आदमी गलतियों की भी निशानदेही कर रहा है वो ज़्यादा लॉयल है। तो इसका मतलब इज्तिमाई कॉज को, फ्यूचर को भी सामने रखना चाहिए। तो जहाँ इख्तिदार, इख्तियार और वसाइल से बिगाड़ शुरू हुआ उसको रोका नहीं, तो ये भी लीडरशिप का टेस्ट था कि रोका क्यों नहीं, पहली बात। और दूसरा, सक्सेशन प्लान क्यों नहीं दिया, ताकि कम से कम आपकी कौम, आपके लोग, आपके शहर, कोई एक नुमाइंदा होता है, एक टीम होती ऐलान, है, तो वो तैयार किया गया था। वो एक सुप्रीम काउंसिल थी, एक बनी थी। तो क्या आज खालिद मकबूल तैयार होंगे उस सुप्रीम काउंसिल को मानने के लिए? उसमें कोई मेरे ख्याल में 10 या 11 के करीब लोग, 9 या 10 या 11। मेरे पास वो पर्चा है, हाँ मेरे पास वो नाम है। अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी तैयार हों कि आएँ, ये ना मुझे क़यादत करनी ना आपको, वो सुप्रीम काउंसिल संभाले। और मैं तो 42वें यौम तासीस में मैंने कहा कि मेरा झगड़ा सरबराही का नहीं है, मेरा झगड़ा है कि अब मैं जिस एज ग्रुप में हूँ, खालिद मकबूल आप जिस एज ग्रुप में, मुस्तफ़ा कमाल थोड़ा हमसे छोटा है, उसके पास थोड़ा टाइम शायद ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम तीनों को मिलके क्या ये आज तय नहीं करना? 2 चीज़ें हम तय कर लें, खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल और मैं, कि क्योंकि उसके पास भी 1.25 लाख का वोट बैंक तो था ना 2018 में, गोइंग बाय दैट वोट बैंक, हमारे पास और खालिद भाई के पास 7.5-8 लाख का वोट बैंक था। तो हम ये तय करें तीनों मिलके कि एक कम उम्र काउंसिल हम इलेक्ट कराएंगे और एक कम उम्र मेयर, जैसे अगर मैं 28 साल की उम्र में बना और मुस्तफ़ा कमाल 33 में बना, तो चले हम तय कर देंगे कराची को इंशाल्लाह मिलकर, तो कम से कम इस बात पे तो हम इत्तेफाक कर सकते कि 35 साल से कम उम्र का मेयर देंगे, जिसके पास एक लंबी इनिंग खेलने का टाइम हो और एनर्जी, विगर, डायनामिज्म भी हो और विजन के साथ इनोवेशन। मेरे पास इनोवेशन नहीं हो सकती, खालिद मकबूल के पास नहीं हो सकती। नया चेहरा, एक नया चेहरा, नया फेस, एक बहुत अहम बात है। तो एक तो ये, दूसरा जो भी स्ट्रक्चर हो, नाम एमक्यूएम हो ना हो, ये एक अमल है, नज़रिया है। पीएसपी और एमक्यूएम दोनों का अलग कोई भी नाम रख ले, हक परस्त मूवमेंट रख लेना, जिससे आपने अपनी तहरीक का आगाज़ किया था, इस नज़रिए का, और सीढ़ी का निशान था। तो आप अगर कोई इस तरह का एग्री करें, मैंने अपना ओपिनियन दिया, आए बात तो करें, मैंने तो दावत दी, तो मैंने कहा कि राब्ता कमेटी या जो भी मरकज़ी कमेटी, उसके इलेक्शन करा के उसमें भी 65% जो नॉमिनी होने चाहिए वो 35 साल से कम उम्र के हो। चले अब ये 2 बातों पे तो एग्री करें, जिससे कि अगर वो सक्सेशन प्लान नहीं दे सके और ऐलान नहीं कर सके पब्लिकली, जिसकी वजह से कुछ अभी भी एमक्यूएम लंदन के साथ हो सकते हैं लोग जो डाई हार्ट है, कुछ मेरे साथ हैं ये सोच के कि ये नज़रियाती उसूली अवामी सियासत 35 साल का क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और कनेक्टिविटी फारूक भाई के पास है, तो उनके साथ कुछ कहेंगे नहीं पतंग का निशान वहाँ है तो हम खालिद भाई के साथ हैं, कुछ कहेंगे नहीं अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मेयर था मुस्तफ़ा। तो इसका मतलब है कि डिवाइड है ना ये। लेकिन तो अगर मेरा फार्मूला अगर वर्केबल है, बात होगी, फिर आप कह रहे हैं कि मैं आके बात करने को तैयार हूँ, जो नतीजा होगा उससे सब हाँ करें। लेकिन याद तो आती होगी, दिल सताती होगी, कोई मतलब फ़ोन की तरफ देख के हसरतें भरी निगाहों से कुछ दिल में कोई बात आती है? या देखें, कोई भी कारकुन हो, नज़रियाती साथी हो, तहरीकी साथी हो, या इवन आम हामी हो, जो बहुत स्ट्रांगली एमक्यूएम के नज़रिए के साथ जुड़े हुए ना कि आम आदमी को एम्पावर करना है, मिडिल क्लास को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, कि वो किसी के मोहताज ना हो, कि सिफारिश के लिए किसी MNA MPA की ज़रूरत ना हो नौकरी के लिए, कोर्ट कचहरी में FIR के लिए किसी की जो है वो सिफारिश की ज़रूरत ना हो, और मेरिट पर दाखिले मिले, मेरिट पर नौकरी मिले, यानी काबिलियत, सलाहियत, मयार होना चाहिए। अगर ये बात है तो फिर यही तो फिनोमिनन था ना, तो 15-20 साल वो शुरू के क्यों याद नहीं आएंगे भाई मुझे? अच्छा, मुझे याद आती है, नॉस्टैल्जिया तो होगा ना कि कितना अच्छी एमक्यूएम बनाई, और फिर कोसता भी हूँ उन खराबियों को, गलतियों को जहाँ हम संभले नहीं, तो याद क्यों नहीं आएगी? लेकिन अब सारे महाजिरों से कहता हूँ कि यादों की घनी छाँव भी रुखसत हुई घर से, यादों की घनी छाँव भी रुखसत हुई घर से, एक और सफ़र के लिए लौटाओ सफ़र से। बुनियाद पे कोई नज़रिया वही है, लेकिन अगर आज फारूक भाई से पूछा जाए कि भाई हम ना हो हमारे बाद, तो उसके आगे जुमला कैसे मुकम्मल करेंगे? देखिए, हम ना हो हमारे बाद तहरीक है, नज़रिया है, और ये नज़रिया चले, मैं इतना आपको रियायत दे देता हूँ
कि ये तो 11 जून 1978 को IBA के लॉन पर APMSO के बानी, जो बाद में MQM के बानी बने, उन्होंने ही दिया था ना। तो नज़रिया बुरा नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं उनके नज़रिए को लेकर हम चल सकते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं चल सकते। देखें, जो आखिरी के 15 साल थे, उसमें जब जिस कायदाना उसका मुजाहरा किया जाना था, जहाँ बुराई को, ख़राबी को रोकना था, जहाँ इस बात पर आंख बंद कर ली जाए कि शुरू में आबादकारी के नाम पे एक अच्छा काम हुआ, 2 स्कीम अच्छी बनी, गरीबों को बसाए गए, लेकिन फिर उन गरीबों की आड़ में उस तरह के काम करने वालों ने जो सामने आ गए, अपने ज़ाती कॉफर्स और ख़जाने भरना शुरू किए, अपने बैंक अकाउंट, अपनी अमलाक जायदाद बनाना शुरू की, तो फिर फ़ारूक सत्तार ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और उस वक्त अगर पार्टी के लोगों को भी प्लॉट दिए गए तो मैं वाहिद आदमी होऊंगा, शायद ये मेरी तरह कुछ चंद लोग जिन्होंने कोई प्लॉट नहीं लिया। राब्ता कमेटी के और लोग, खालिद मकबूल शायद थे नहीं, वो एक अलग कहानी है, मतलब वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, लेकिन हाँ उनको भी घर दिया गया था। तो लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के ऊपर कोई लायबिलिटी, मतलब अगर आज हम देखें कि भाई जो बानी मुत्तहदा हैं, देखिए हतमी तो कुछ भी नहीं होता ना, वो माजरत कर लें, माफ़ी मांग लें और किसी भी तरीके से अपना आप को पेश कर दें, तो इज देयर एनी कमबैक? नहीं, अब मेरे हाथ में नहीं मामला, ना MQM के कारकुनों के हाथ में है। मतलब मुझे डर ज़रूर है कि अगर उन्हें मौका मिल भी गया, मतलब वही देंगे जिनके हाथ नहीं, देखें मेरे हाथ में नहीं है, मैंने ये कह दिया, लेकिन अगर उन्हें मिल भी गया तो मुझे फिर ये डर है कि फिर 22 अगस्त ना हो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं मालूम कि जहनी कैफियत क्या है, तबीयत की नासाजी क्या है, और ये जो इस्तरारीपन है फैसलों में, ये कैसे दूर होगा, और फिर पूरी कौम दाव पे लग जाएगी। तो ये मेरा भी सवाल है। जहाँ मैं उनके उन 15-20 सालों को जो शुरू के हैं अच्छा कहता हूँ, वहीं जो 15-20 साल आखिर के थे उसमें जो ख़राबी हुई, और फिर आखिर में आके तो जिस तरह की तकारीर हुई, देखिए मैं ज़ाती उस पर नहीं जाता हूँ, मेरा अंदाज़े गुफ्तगू मुस्तफ़ा कमाल जैसा नहीं है कि मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी में चला जाऊँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन जहाँ कौम को नुकसान पहुँचा, जहाँ तहरीक को नुकसान पहुँचा, मैं कम अज़ कम जिसके बारे में फिर हमने ये कह के कि ये सक्सेशन प्लान एक सुप्रीम काउंसिल की सूरत में है, पार्टी में वो कागज़ है मौजूद, तो मैं दावत देता हूँ। और एक वक्त था जब हमारे ख़िलाफ़ मेरे खालिद मकबूल या पार्टी के हुए 5 फरवरी के बाद, जो बज़ाहिर कामरान टिसूरी को लेकर हुए थे, लेकिन खालिद मकबूल मेरे साथ बैठे और हमने ये तय किया कि सरदार अहमद, खालिद मकबूल, फ़ारूक सत्तार, एक सुप्रीम काउंसिल हम बनाते हैं और राब्ता कमेटी को डिज़ोल्व करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं और पार्टी में इलेक्शन कराते हैं। फिर और खालिद मकबूल भाई मुझसे एग्री कर गए। अच्छा। और एग्री करने के बाद अगले दिन कवर नवीद को ले आए। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि फ़ारूक भाई, पार्टी में क्या कभी ऐसा हुआ है? हम बचा रहे हैं तहरीक को। हाँ, क्योंकि उन सबके मफादात हैं, वो कैसे साइड में बैठेंगे? अरे जब फ़ारूक भाई से तुमने कुर्बानी ले ली, उन्हें साइड पे कर दिया, तो तुमने ये 2 सालों में पार्टी को अब मज़ीद कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अब तुम्हारा वक्त नहीं कि तुम साइड पे बैठ जाओ, फ़ारूक भाई और खालिद भाई को इसको संभालने दो। नहीं, अगर ये कुर्बानी का जज्बा हो, कुर्बानी की बात है, लेकिन ख़ास से कौम है कि कौम के लिए अगर एक पेज पे एक नए रिफॉर्म के लिए फिर हम चले जाते हैं 78 में और 80 में, कौम के लिए, मुहाजिर कौम के लिए, तो सब साथ बैठते हैं, तो इज देयर एनी चांस कि सब मुस्तफ़ा कमाल हों, तहरीक इंसाफ में हों, MQM पाकिस्तान में, बहादराबाद में, PIB में या कुछ हद तक और जगहों पर, वो साथ बैठ के एक नई रिफॉर्म्स लेकर आएँ, मुहाजिर कौम को मुत्तहिद करें? या फिर अब मुहाजिर सियासत को आप समझते हैं कि जी अब नेशनल लेवल की चीज़ें हो रही हैं और ये काम अब पहले 3-4 दहाई पहले था, आज इसकी ज़रूरत नहीं है? मैं बड़ी अदब से ये बात करता हूँ, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसका एक अपना बुनियादी लसानी और इलाकाई वोट बैंक ना हो। पीपल्स पार्टी का बहुत शुरू में ये क्लेम था कि वो मल्टी एथनिक पार्टी है, मल्टी कम्युनल पार्टी है, जब पंजाब में भी थी, लेकिन जिस तरह वो भी अपने मफादात और चंद अफराद के मफादात को लेकर वो तंग होती गई, सुकड़ती गई और अब सिर्फ दही सिंध में महदूद हो गई। गिलगित बल्तिस्तान की कहानी अलग है, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी सिंधी और कुछ बलोच बोलने वालों की पार्टी बन गई, ठीक है।
MQM मुहाजिर से मुत्तहिदा बन गई, लेकिन आज भी उसका परसेप्शन ये है कि ये उर्दू बोलने वालों की पार्टी है या नहीं। नवाज शरीफ की पार्टी सिंध में कहाँ पर है? बल्दिया में थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन वो कौन क्या वोट बैंक है? उर्दू बोलने वालों का है। हज़ारेवाल पंजाबी पख्तून है ना, थोड़े जो हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी PMLN ANP तो वो देख लें। PTI के पास थोड़ा सा पंजाब में और थोड़ा कराची का वोट बैंक है, और फिर KPK में, तो वो क्लेम करती। लेकिन कराची में PTI पे भी MQM के नाराज़ उर्दू बोलने वाले गए, अच्छे खासी तादाद, लेकिन डोमिनेशन वहाँ भी पख्तूनों का है। उनके MPs की तादाद बाएं बहुत ज़्यादा है पख्तूनों की, उर्दू बोलने वाले वहाँ खाल खाल मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप नाम कुछ भी रख लें, पाकिस्तान का चूँकि सियासी निज़ाम बना नहीं, शिरकती और शमूलियती पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आई नहीं, 500 से 5000 ख़ानदानों की मौरूसी सियासत रही, चाहे मार्शल लॉ चाहे जमहूरियत हो, उनका कब्ज़ा है मुल्क पर, 2% मराठी याफ्ता तबके का, और पैसों की रेल पहले इलेक्शन में भी, तो आम आदमी तो वैसे भी नहीं लड़ सकता। आप बात करें तो इसका मतलब ये है कि जब ये माहौल होगा, ये इंतखाबात में होगा रेल पेल, तो फिर तो लिसानी पार्टियों के शेल्टर में ये लिसानी तबके अपनी सिक्योरिटी, ये वहाँ सिक्योरिटी तलाश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो महाजिर सियासत तो रहेगी, चाहे वो MQM का नाम आप ख़त्म भी कर देंगे। अगर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल, जो मेरा प्रपोज़ल है कि चलें अपने मुखालफिन को और आम महाजिरों को भी जो आपसे नाराज़ हो गए, उन्हें कंफर्ट लेवल दें कि भाई वो जो MQM की वो लेगेसी जिससे लोग तंग थे, मायूस थे, हम एक तरफ रखते हैं शेल में MQM को भी और पतंग को भी, हम एक हक परस्त मूवमेंट बनाते हैं और बल्दियाती इंतखाबात लड़ते हैं, और उसमें पंजाबी यानी महाजिरों के साथ साथ पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच, सराइकी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, हम सबके नौजवानों कहते हैं कि ये सारे नौजवान मिलके, क्योंकि भाई अब ये किसी के जहन में खन्नास नहीं होना चाहिए कि कोई एक तबका, एक इकाई लसानी किसी दूसरे तबके को कराची से निकाल, ना महाजिरों को समंदर में धकेला जा सकता है जो अय्यूब खान के ज़माने में कहा गया, ना महाजिर ये सोचें कि वो पंजाबी, पख्तूनों, सिंधी, बलोचों को कराची से निकाल। बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन जो सबने मिलके कराची के साथ हुआ है, जो हमने देखा, बारिश हो तो बह जाते हैं, बिजली के करंट से मर जाते हैं। उन मरने वालों में महाजिर भी हैं, उर्दू बोलने वाले, मेमन, मेवाती, गुजराती, काठियावाड़ी भी हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोच, पख्तून, सराइकी सभी हैं। तो इसका ओनरशिप कौन है? ओनरशिप पाकिस्तान का असल में निज़ाम है जिसने लोगों को उलझन में डाल दिया, दीवार से लगा दिया, उनके ज़रिया माश में उनको इतना ज़्यादा उसमें जकड़ लिया कि उनके पास वो अब सियासी तौर पर वो, और एक मरतबा जब मायूस हो गए MQM के 30 साल के तजुर्बे से, 30-35 साल के, तो वो अब इतनी आसानी से किसी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए कि MQM की जो बेहतर शक्लें हैं, फेसेस, जो जिनके ऊपर आवाम का अब भी ट्रस्ट आ सकता है, अगर वही लोग कराची को, महाजिरों को और बाकी मजलूमों को वही निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे ये दावा है कि PMLN का कराची का जो पंजाबी वोटर सपोर्टर है, वो मेरी क्रेडिबिलिटी और मेरी उसमें मेरी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो मेरे साथ जुड़ेगा, खड़ा होगा मेरे साथ, खालिद मकबूल के साथ भी हो जाएगा, हमारी ईमानदारी, ऑनेस्टी को लेकर। तो इसका मतलब जो मैं बात कह रहा हूँ, ये शायद अल्टीमेटली पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान की सोशल डेवलपमेंट का सवाल है। मुल्क की बका और सलामती का ताल्लुक़ कराची की बका, सलामती और अमन और इस्तेहकाम और तामीर और तरक्की के अमल से। वो माशी तरक्की है, माशरती तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। तो वो जब ही आएगा जब कराची में ऐसी सीनियर लोगों की टीम बने जो जूनियर लोगों की एक टीम और क़यादत को आगे ले आए, और उसमें अगर MQM के ये 3 आदमी साथ हो जाए, मुस्तफ़ा, खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा, तो अब आगे जाएं तो मैं हाफिज़ नईमुर रहमान के साथ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, जमात इस्लामी के। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और मिफ्ता इस्माइल जो कराची से हैं, जो अच्छे चेहरे हैं PMLN के कराची के, उनके साथ, और इसी तरह PTI के नजीब हारून, आफ्ताब सिद्दीकी और 1-2 लोग हों, वो आ जाएँ, मुर्तज़ा वहाब, फ़हीमुज़्ज़मा और नासिर शाह। PTI में पहली बार नाम जिसने मुहाजिर का नारा लगाया उसका नाम ही नहीं लिया आपने, आमिर लियाकत, वो नाराज़गी है कुछ मामला? देखिए, आमिर लियाकत ने वक्त के साथ साथ अपनी क्रेडिबिलिटी पे बहुत कंप्रोमाइज़ किया और रिलायबिलिटी पे। तो देखिए, मेरे साथ आके खड़े हुए और 2 दिन बाद चले गए। अब वो वजूहात माकूल नहीं थी,
रहते, मेरे साथ लड़ते, पार्टी के बिगाड़ को दूर करते। 2-3 दिन बाद चले गए। उसके बाद जब पीटीआई में गए तो आज पीटीआई के भी लोगों से उनके बारे में आप राय ले लें तो आपको वो खुद आपने खुद ही कहा कि नाराज़ अराकीन वहाँ पर भी हैं जो कि कराची से जिनका ताल्लुक है, लेकिन अगर कोई कमबैक हुआ तो आप साथ बैठेंगे, क्या होगा? देखें, मेरे ख्याल में आमिर लियाकत को भी अब फैसला करना है कि वो किसके साथ खड़े हैं और वो कहाँ हैं। उनमें मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो जो अपनी ज़ात को थोड़ा आगे रखते हैं। अब जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मेरी वक्त ने और हालात ने मेरी ज़ात को बनाया, मैं पॉपुलरिटी का लफ्ज़ नहीं यूज़ करता, शोहरत का, मैं एक्सेप्टेबिलिटी का, लोगों के लिए मुझे काबिल कबूल बनाया। मैं चाहूँगा वो भी अपनी सलाहियतों को लेकर लोगों के लिए काबिल कबूल बने, उनकी सलाहियतों से नए आने वाले अब फ़ायदा उठाएं। तो आमिर लियाकत भी इस काफ़िले में उन्हें भी वेलकम कहा जाएगा अगर वो थोड़ा सा अपनी ये इस्लाह कर लें कि अब उनकी ज़ात भी थोड़ी पीछे हो और वो भी इस काफ़िले में शामिल होकर नई टीम बनाने में हमारा साथ। मकसद है वो ज़ाहिर है, आपने उस मकसद कि वो टीम तैयार करना, खुशू और खुजू के साथ, पूरे दिल के साथ हमें अपने आप को कमिट करना है उस मकसद के, उसके लिए उसके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये है कि हम चगड़ बगड़ करेंगे जिसका कोई मकसद नहीं होगा, जल्दी जल्दी बस जवाब देना है आपने। और ये है कि कुछ नाम, कुछ लफ्ज़ आपके जहन में जो बात आनी है पहली वो आप बयान कर देनी है। मुहाजिर एक हकीकत है और एक इकाई है पाकिस्तान की ज़ेली इकाइयों में, और उसे तस्लीम करना होगा दिल से और उसके सियासी, माशी, माशरती और इंतज़ामी हुकूक को तस्लीम करना होगा। अच्छा, हम जल्दी जल्दी चलेंगे कि 22 अगस्त नाइटमेयर, एक डरावना ख्वाब मेरे लिए, और एक मुश्किल तरीन दिन, मुश्किल तरीन मौका लेकिन लिया आपने, मुझे करना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान, वो मैं उन्हें पॉलिटिशियन नहीं मानता, वो क्रिकेटर हैं और क्रिकेट में भी बॉलिंग की पूरी ज़िंदगी भर, बैट्समैन वो नहीं थे, कर ली तो कर ली। कि अगर वो बैटिंग की पिच पर हैं तो वो बैटिंग नहीं करे कोई और? नहीं, उन्होंने ये सियासत में भी ये शो किया कि अपोजिशन की सियासत वो अच्छी कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत में आने के बाद उन्हें अपनी तरजीहात का नहीं पता था, उनके पास एक मुकम्मल पॉलिसी और हल नहीं था, और वो सुनी सुनाई बातों पर ही फ़ौरन कोई पॉलिसी बना लेते हैं जिसका नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से उनके सारे दावे अब तक गलत साबित हुए। मुझे उनके साथ हमदर्दी, उनकी ईमानदारी, दयानतदारी, ऑनेस्टी पे मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन उनकी नाअहली, ना तजुर्बेकारी और उनके कुछ लोगों की नालायकी और उनके भी कुछ लोगों की करप्शन या जो इलेक्टेबल्स के साथ उन्होंने जो कंप्रोमाइज़ किया। चीनी की कीमत देख लें, आज आटा कितना महंगा है। 2 सालों में अगर आप चीनी और आटे को कंट्रोल ना कर सकें मईशत में, तो फिर बाकी बेरोज़गारी को आप क्या कहाँ? अदाकार मेरी नज़र में क्या लफ्ज़ आ रहा है पहले? अदाकार से बताना है जो पहले आया है दिल में। देखें, अब आसिफ अली जरदारी बेहतरीन अदाकार है, बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन सियासतदान भी, अपने सियासी नुक्ता नज़र से, पाकिस्तान के नहीं, अपने ग्रोही और ज़ाती मफादात के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिलावल भुट्टो बहुत इमेच्योर हैं, बहुत वक्त लगेगा, मतलब सियासी उनके मुकाबले में मरियम नवाज़ बहुत तजुर्बा हासिल हो गया उन्हें। और शायर या तो होता है या नहीं होता, ये मैंने भी बड़ी ट्राइयाँ मारी लेकिन और शेरों की ऐसी किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, लेकिन मुझसे शेर नहीं। गज़लें भी लिखी, लेकिन मैंने देखा कि ये गज़लें नहीं, ये तुकबंदी है। तो तुकबंदी तो कोई भी कर सकता है, जिसकी उर्दू अच्छी हो, जिसके पास थोड़े से लफ्ज़ हों, ख़यालात हों, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। वसीम अख्तर नाकाम तरीन मेयर है, MQM की तारीख़ के भी और कराची की तारीख़ के भी। अल्ताफ़ हुसैन नाकाम तरीन भी, और 3 साल में उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, और खालिद मकबूल को से नहीं दिया, वो ज़्यादती कराची वालों के साथ उन्होंने नाकाम मेयर, मैंने उनका नाकाम मेयर और जालिम मेयर, इसलिए कि जुल्म किया ना लोगों पर। 3 साल में आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, बाजाना चाहिए था। इख्तियारात की लड़ाई पॉलिटिकली लड़ते, एजिटेशन करते, धरना देते वज़ीर आज़म हाउस पे, वज़ीर आला हाउस पे, और उसके बाद मतलब एक इस्तीफ़ा दे देते, आ जाते वहाँ से।
आपने क्या कहा? अल्ताफ, 2 बार आपने सवाल घुमाने की कोशिश की चौरंगी पे, लेकिन मैं डटा हुआ हूँ। अल्ताफ हुसैन। देखिए, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, खो दिया। आमिर लियाकत। मैंने कहा कि अपनी क्रेडिबिलिटी को बेहतर करें, मेरा मशवरा है उनसे, बड़े भाई के होने के नाते से। अच्छा, क्रेडिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान मॉडरेट, मेरी नज़र में सेक्युलर भी, मेरी नज़र में रोशन ख्याल भी खासी हद तक, एक जिसे कहते हैं ना इगैलिटेरियन पाकिस्तान, एक फंक्शनल इसे रियासत और स्टेट बनना है, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान, ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान। अच्छा भाई, कराची। तरक्की का इंजन, मईशत का मरकज़, और भाई का सीगा महाजरों के साथ इस्तेमाल होता है, तो भाई की अज़मत को कायम रखना है, उसे वो मुंबई वाला भाई नहीं बनाना जो वहाँ जिस तरह का वहाँ भाई जो, तो उससे अलग करना है। ठीक है भाई। और मैं जो एक नाम मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब बल्दियाती इंतखाबात आने वाले डॉक्टर साहब, तो उसमें अगर एक नाम फारूक भाई अपनी तरफ से देना चाहेंगे तो वो कौन सा नाम होगा मेयरशिप के लिए? जी। देखिए, मेरे पास तो 100 नाम है इस वक्त, और बहुत मुश्किल है उन 100 में से किसको मेयर बनना चाहिए। इसका मतलब आप कराची के पोटेंशियल और सलाहियत को एक सवाल में और एक आदमी पे उसको महदूद ना करें। बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, बड़ी सलाहियतें हैं, हमें ढूंढना है एक अच्छा मेयर कराची के लिए। अल्लाह का डर, लोगों का दर्द, पुरखुलूस और बेलौस खिदमत का जज्बा, आला ज़र्फ़, ख़ानदानी, पढ़ा लिखा, समझदार, सियासत की थोड़ी बहुत एक सूझबूझ भी हो और काबिलियत हो, और पैसों की चमक से जो है वो गुमराह ना हो जाए, उसकी आंखें ना चुन दिया जाए। अच्छा फारूक भाई, आने वाले औकात में फारूक सत्तार अपनी सियासत को कहाँ देखता है? एक सरपरस्त सियासी जिनकी कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही कि कहाँ है, एक कराची में आइडियोलॉग किस्म का एक सीनियर सियासी कारकुन जो अपनी एक इज़्ज़त एहतराम जो लोगों में है, जिसमें 3 चीज़ें, क्रेडिबिलिटी बिकॉज ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, सेकंड इज़ एक्सेप्टेबिलिटी across the line of divide, all kinds of line of divide, and third is connectivity, wider connectivity, communities जितनी भी हैं, मज़हब, मसलक, ज़बान, रंग, नस्ल, सारी बरादरियों के साथ, जो अल्लाह ने शुक्र है मेरी कनेक्टिविटी, यूथ के साथ जो शायद मेरे ख़्याल में मेरी पार्टी में और किसी की नहीं है। ये मेरे दावे हैं, जिसको मैं तारीफ़ नहीं कहता अपनी, बल्कि ये दावे हैं। तो मेरे ये दावे जो हैं, ये मेरा असेट है, ये मेरा असेट नहीं, ये तहरीक का, MQM का, कराची का और पाकिस्तान का सेट है। अब इसको पाकिस्तान का दर्द रखने वाले, कराची का दर्द रखने वाले, महाजरों और मजलूमों का दर्द रखने वाले और MQM का दर्द रखने वाले कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे, मुझसे क्या काम लेते हैं, अब ये उन पर मुनहसर है, ये उन पर मुनहसर है। हुस्न की क्या तारीफ़ है फारूक सत्तार के नज़दीक? देखिए, वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बी होल्डर। वो जो लव स्टोरी थी एक मूवी, उसमें बदशक्ल औरत के साथ एक आदमी को इश्क होता है, लेकिन उसके खवास के साथ, उसकी फितरत के साथ, उसकी सरिश के साथ, उसके फ़ायदे, तो ये मजमुआ है। लेकिन फारूक सत्तार को क्या भाई ये चीज़ है, डेफिनेशन है, और ये हुस्न है, ये अपनी डेफिनेशन बनाई। देखिए, मेरे नज़र में तो जो नज़रियाती लोग हैं वो हसीन तरीन लोग हैं। रोमांस में भी नज़रिया, मेरा पहला इश्क ही नज़रिए के साथ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मेरी बीवियों की जो असल सौतन है वो ये जो मेरा पहला रोमांस और इश्क वो ये है। तो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फिर कौन सी मूवी सीरीज़ वगैरह पसंद है आजकल, क्या देख रहे हैं? थोड़ा सीरियल देख लिए हैं, जो थोड़ा मौका मिला सारे स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। मेरे पास तुम हो और मैंने तो ये कहा कि खलीलुर रहमान और हुमायूं सईद एक औरत की बेवफाई पे दिल पकड़ के बैठ गए, और वो हुमायूं तो जान से गया, लेकिन मैंने कहा कि मेरे साथ कितने लोगों ने बेवफाइयाँ की, मैं डटा हुआ हूँ, इसलिए कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम नहीं, मेरा ये भरम था नहीं कहता, मैं कहता मेरा ये भरम है, मेरे पास तुम हो, यानी सारे जो नौजवान हैं, ये हमारा फ्यूचर एसेट है हमारा। कोई पसंदीदा गुलकार?
मेहदी हसन भी हैं और मोहम्मद रफ़ी भी थे, लता मंगेशकर तो ज़ाहिर है कि लेजेंड है। कि आप भी गुलकारी करते हैं, थोड़ी सा गुनगुना देते हैं? देखें, मुझे सुर की मैं हाथ पैर तोड़ूं, शेर होंगे तो मैं तोड़ता हूँ, मुझे अच्छा नहीं। गुनगुनाना आदमी सिर्फ अपने लिए, और हम भी अपने ही हैं, हम भी अपने ही हैं। नहीं, ये कितने अपने हैं। मैंने किसी और महफिल में भी उनको देखा है, मैंने किसी और महफिल में भी उनको देखा है। ये जो तेरे नज़र आते हैं ये सब तेरे नहीं हैं। तो जो देखने वाले हैं वो सब तेरे नहीं ना मेरे। और आप ये जान गए जब ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं गज़ल पढ़ सकता हूँ एक अच्छी। जो आपने इतने सवालात किए उसमें हिजरत करने वालों का भी जिक्र था कि मंज़र के पेश व पस की ख़बर किसके पास। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो कन्फ्यूजन है, जो APC हुई, जो लंदन से जो कुछ हुआ वो देखें, फिर उसमें अस्करी इदारों पर जो बात हुई। शरीफ साहब को भी अल्ताफ़ हुसैन 2 का आ गया। तो देखें, अब उसमें अल्ताफ़ हुसैन 2 का आ गया नवाज शरीफ को, और फिर अब अस्करी इदारों ने उसका रिबटल दिया। लेकिन अब ये बात हो रही कि जो SN इकबाल हैं और शाहिद खाकान अब्बासी वो 1-on-1 मिले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। अब वो कह रहे हैं नहीं मिले, शेख रशीद कह रहे हैं कि मिले। तो इसका मतलब है कि आगे अब ये पूरा मुल्क एक बहरानी कैफियत में निकालेगा कौन। महाजिरों में ये सूझबूझ थी, उनका एक रोल था। तो मैं सिर्फ ये उसी एतबार से कहता हूँ कि मंज़र के पेश व पस की ख़बर किसके पास है, दीदा वरो बताओ नज़र किसके पास है। तो आज मेरा सवाल पाकिस्तान की जो सियासी अकाबरीन है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी साज, मेरा उनसे सवाल है कि दीदा वरो बताओ नज़र किसके पास है। हिजरत के बाद जहन में उभराए ये सवाल, हिजरत के बाद जहन में उभराए ये सवाल, था जो मेरी असास वो घर किसके पास है। क्या कहना है? था जो मेरी असास वो घर किसके पास है। कि हर दौर में वो कहते हैं ना, शहरियत से महरूम, अपने वतन में बेवतन है हम लोग। तो ये सवाल उठ रहा है कि हिजरत के बाद जहन में उभरा है ये सवाल, था जो मेरी असास वो घर किसके पास है। फिर मंजिल नशी कौन हुआ कुछ बताओ तो, मंजिल नशी कौन हुआ कुछ बताओ तो, मेरी मुसाफतों का समर किसके पास है। मेरी मुसाफतों का समर किसके पास है। दस्तार लेके मैं तो खड़ा हूँ फसील, बहुत मुश्किल उन 100 में से किसको मेरा। दस्तार लेके मैं मतलब आप खड़ा हूँ फसील पर, सलाहियत को पहनेगा कौन इसे, सर किसके पास है, उसको महदूद ना। तो इसमें वो हिजरत की तारीख भी आ गई, पाकिस्तान की तामीर तरक्की, और आज जो हमें ढूंढना है सियासी तौर पर सवाल पजीर है, माशरती तौर पर सवाल पजीर, इन 4 शहरों में पूरी तारीख आ गई। और बेलौस खिदमत का जज्बा, आला ज़र्फ, ख़ानदानी, पढ़ा लिखा, समझदार। डॉक्टर साहब बस इजाज़त चाहेंगे आपसे, और बहुत शुक्रिया। मैं एक मरतबा फिर NTV की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हूँ, मुतशक्किर हूँ कि आपने वक्त दिया है। और एक सोच है, एक कोशिश है नौजवानान के लिए, कराची के लिए, लोगों के लिए। अब आने वाले औकात में देखते हैं कि क्या होता है। कोई आखिरी बात जो आप लोगों से कहना चाहें। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। क्या कहा? कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मुझे लगा कि आप इसके अंदर ये भी पोशीदा कि कुछ देर की खामोशी है फिर फ़ोन आएगा, तुम्हारा दौर आया है, मेरा कायद आएगा। एवरीबडी स्पीक्स हिज ओन हार्ट। अच्छा, मेरा ये कट कर दो भाई। अल्लाह हाफ़िज़। मज़हब, मसलक, ज़बान, रंग, नस्ल, सारी बरादरियों के साथ जो अल्लाह का शुक्र है मेरी कनेक्टिविटी यूथ के साथ, जो शायद मेरे ख्याल में मेरी पार्टी में और किसी की नहीं है। ये मेरे दावे हैं, जिसको मैं तारीफ़ नहीं कहता अपनी, बल्कि ये दावे हैं। तो मेरे ये दावे जो हैं ये मेरा एसेट है। ये मेरा एसेट नहीं, ये तहरीक का, MQM का, कराची का और पाकिस्तान का एसेट है। अब इसको पाकिस्तान का दर्द रखने वाले, कराची का दर्द रखने वाले, महाजरों और मजलूमों का दर्द रखने वाले और MQM का दर्द रखने वाले कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझसे क्या काम लेते हैं, अब ये उन पर मुनहसर है, ये उन पर मुनहसर है। हुस्न की क्या तारीफ़ है फारूक सत्तार के नज़दीक? देखिए, वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बी होल्डर। वो जो लव स्टोरी थी एक मूवी, उसमें
बदशक्ल औरत के साथ एक आदमी को इश्क होता है, लेकिन उसके खवास के साथ, उसकी फितरत के साथ, उसकी सरिश के साथ, उसके फ़ायदे, तो ये मजमुआ है। लेकिन फारूक तार को क्या भाई ये चीज़ है, डेफिनेशन है, और ये हुस्न है, ये अपनी डेफिनेशन बनाई। देखिए मेरे नज़र में तो जो नज़रियाती लोग हैं वो हसीन तरीन लोग हैं। रोमांस में भी नज़रिया मेरा पहला इश्क ही नज़रिए के साथ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मेरी बीवियों की जो असल सौतन है वो ये जो मेरा पहला रोमांस और इश्क है वो ये नज़रिया। तो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फिर कौन सी मूवी सीरीज़ वगैरह पसंद है आजकल, क्या देख रहे हैं? थोड़ा सीरियल देख लिए हैं जो थोड़ा मौका मिला सारे स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। मेरे पास तुम हो और मैंने तो ये कहा कि खलीलुर रहमान और हुमायूं सईद एक औरत की बेवफाई पे दिल पकड़ के बैठ गए, और वो हुमायूं तो जान से गया, लेकिन मैंने कहा कि मेरे साथ कितने लोगों ने बेवफाइयाँ की, मैं डटा हुआ हूँ। इसलिए कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम नहीं, मेरा ये भरम था नहीं कहता, मैं कहता मेरा ये भरम है, मेरे पास तुम हो। यानी सारे जो नौजवान हैं, ये हमारा फ्यूचर एसेट है हमारा। कोई पसंदीदा गुलकार? मेहदी हसन भी हैं और मोहम्मद रफ़ी भी थे, लता मंगेशकर तो ज़ाहिर है कि लेजेंड है। कि आप भी गुलकारी करते हैं, थोड़ी सा गुनगुना देते हैं? देखें मुझे सुर की मैं हाथ पैर तोड़ूं, शेरों के तो मैं तोड़ता हूँ, मुझे अच्छा नहीं। गुनगुनाना आदमी सिर्फ अपने लिए, और हम भी अपने ही हैं, हम भी अपने ही हैं। नहीं, ये कितने अपने हैं। मैंने किसी और महफिल में भी उनको देखा है, मैंने किसी और महफिल में भी उनको देखा है। ये जो तेरे नज़र आते हैं ये सब तेरे नहीं हैं। तो जो देखने वाले हैं वो सब तेरे नहीं ना मेरे। जान गए जब ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं गज़ल पढ़ सकता हूँ एक अच्छी। जो आपने इतने सवालात किए उसमें हिजरत करने वालों का भी जिक्र था कि मंज़र के पेश व पस की ख़बर किसके पास। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो कन्फ्यूजन है, जो APC हुई, जो लंदन से जो कुछ हुआ वो देखें, फिर उसमें अस्करी इदारों पर जो बात हुई, शरीफ साहब को भी अल्ताफ़ हुसैन 2 का आ गया, तो देखें अब उसमें अल्ताफ़ हुसैन 2 कहा गया नवाज शरीफ को, और फिर अब अस्करी इदारों ने उसका रिबटल दिया। लेकिन अब ये बात हो रही कि जो एहसन इकबाल हैं और शाहिद खाकान अब्बासी वो 1-on-1 मिले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, अब वो कह रहे हैं नहीं मिले, शेख रशीद कह रहे हैं कि मिले। तो इसका मतलब है कि आगे अब ये पूरा मुल्क एक बहरानी कैफियत में निकालेगा कौन। महाजिरों में ये सूझबूझ थी, उनका एक रोल था। तो मैं सिर्फ ये उसी एतबार से कहता कि मंज़र के पेश व पस की ख़बर किसके पास है, दीदा वरो बताओ नज़र किसके पास है। तो आज मेरा सवाल पाकिस्तान की जो सियासी अकाबरीन है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी साज, मेरा उनसे सवाल है कि दीदा वरो बताओ नज़र किसके पास है। हिजरत के बाद जहन में उभराए ये सवाल, हिजरत के बाद जहन में उभराए ये सवाल, था जो मेरी असास वो घर किसके पास है। क्या कहना है? था जो मेरी असास वो घर किसके पास है। कि हर दौर में वो कहते हैं ना शहरियत से महरूम, अपने वतन में बेवतन है हम लोग। तो ये सवाल उठ रहा है कि हिजरत के बाद जहन में उभरा है ये सवाल, था जो मेरी असास वो घर किसके पास है। फिर मंजिल नशी कौन हुआ कुछ बताओ तो, मंजिल नशी कौन हुआ कुछ बताओ तो, मेरी मुसाफतों का समर किसके पास है, मेरी मुसाफतों का समर किसके पास है। दस्तार लेके मैं तो खड़ा हूँ फसील पर, दस्तार लेके मैं तो खड़ा हूँ फसील पर, पहनेगा कौन इसे सर किसके पास है। तो इसमें वो हिजरत की तारीख भी आ गई, पाकिस्तान की तामीर व तरक्की, और आज जो हम सियासी तौर पर सवाल पजीर है, माशरती तौर पर सवाल पजीर, इन 4 शहरों में पूरी तारीख आ गई। आखिरी शेर तो ज़बरदस्त था। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बस इजाज़त चाहेंगे आपसे, और बहुत शुक्रिया। मैं एक मरतबा फिर NTV की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हूँ, मुतशक्किर हूँ कि आपने वक्त दिया है, और एक सोच है, एक कोशिश है नौजवानान के लिए, कराची के लिए, लोगों के लिए
अब आने वाले औकात में देखते हैं कि क्या कुछ इंशाल्लाह। होता है। कोई आखिरी बात जो आप लोगों से कहना चाहें? कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। क्या कहा? कुछ देर की कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मुझे लगा कि आप इसके अंदर ये भी पोशीदा कि कुछ देर की खामोशी आएगा, तुम्हारा दौर आया है, मेरा कायद आएगा। एवरीबडी स्पीक्स हिज ओन हार्ट। अच्छा, मेरा ये कट कर दो भाई। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए मिलेंगे आपसे एक नए केस में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अताउर रहमान खान और टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान।